गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं पाठ नंबर 8 भीमराव अंबेडकर जी का जो लेसन है उसके मैं प्रश्न उत्तर लेकर के यहाँ पर आई हूँ। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? क्या तर्क हैं? यहाँ पर पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं। यहाँ पर श्रम विभाजन, जैसे कि पाठ का नाम भी था, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी ने विभिन्न तर्क दिए हैं। नंबर 1, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। नंबर 2, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकती। नंबर 3, भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का करार भी देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता। नंबर 4, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? एक कारण कैसे बनती रही है? कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? क्या यह स्थिति आज भी है?
जाति प्रथा भारतीय समाज में मनुष्य का गर्भधारण या जन्म के समय से ही पेशा निर्धारित कर देती है। यानी कि वो जन्म से ही बता दिया जाता है कि उसकी जाति क्या है। यह पेशा उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार दिया जाता है। इसके साथ ही यह केवल पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को आजीवन उसी पेशे से बांध देती है। समय परिवर्तन के साथ उद्योग धंधों तकनीक में निरंतर विकास करने के साथ पेशे में परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्राचीन पेशे समाज में अपर्याप्त होने लगते हैं। तो आदमी बेकार हो जाता है। वह अपने पेशे को बदलना चाहता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां उसे पेशा बदलने नहीं देती, जिससे उसके जीवन में भूखमरी फैल जाती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी मनुष्य को पैतृक पेशे के अलावा अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, चाहे उसमें वह अत्यंत कुशल ही क्यों न हो, जिसके कारण मनुष्य कोई भी अन्य कार्य नहीं कर पाते। यही कारण है कि जाति प्रथा के कारण भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी फैल रही है, और यह स्थिति आज भी जो की त्यों बनी हुई है। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 3, लेखक के मत से यानी कि दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? लेखक के अनुसार दास्तां से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है, बल्कि दास्तां में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जाती है। यहाँ प्रश्न नंबर 4, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं?
आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। शारीरिक वंश परंपरा की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं ताकि समाज में सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार हो सके और उसके उपरांत हो सके प्रत्येक मनुष्य को समता की दृष्टि से देखा जा सके। यहाँ यह आग्रह करने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसके बारे में जो तर्क दिए वो निम्न है। उत्तम व्यवहार के हक में वे लोग बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होता है। नंबर 2, समाज को यदि मनुष्य सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी पड़ती है तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने 2 तर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही में डॉक्टर अंबेडकर ने सही में डॉक्टर अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व और मान्यता के लिए भावनात्मक समत्व और मान्यता के लिए जातिवाद का उन्मूलन चाहा। है जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों व जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? अंबेडकर जी ने कहा कि सही में डॉक्टर अंबेडकर ने भावात्मक समत्व और मान्यता के लिए जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों व जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? यहाँ पर हाँ, हम इससे पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने समता और समत्व का और मान्यता के लिए जातिवाद का उन्मूलन चाहा है कि जातिवाद जो सूचक शब्द हैं वो
भावात्मक समत्वर मान्यता के लिए जातिवाद का उन्मूलन इसलिए चाहा कि ये ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। समाज में जब तक समता का भाव नहीं आ सकता तब तक किसी के दो जातियों के अंदर मेल मिलाप या प्रेम भाव नहीं पनप सकता। जातिगत विभिन्नता समाप्त नहीं हो सकती और जब तक ये समाप्त नहीं होगी तब तक आए दिन इस पर कटाक्ष होते रहेंगे, क्योंकि जाति प्रथा मनुष्य का जन्म से ही पेशा निश्चित कर देती है और श्रम विभाजन के आधार पर समाज में विभाजन बढ़ने लगता है। जाति प्रथा के आधार पर किया गया श्रम विभाजन रुचि पर आधारित नहीं होता। अभी बताया भी है इसमें कि चाहे व्यक्ति कितना ही काबिलियत लिए हुए हो, लेकिन उसे कुछ ऐसे बंधन जातिवाद बंधन होते हैं कि वह उनमें बंद करके रह जाता है, चाहे वो अपनी कार्य कुशलता में कितना भी दक्ष क्यों न हो। अतः भावनात्मक समता लाने के लिए जातिगत श्रम विभाजन की अपेक्षा व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित होनी चाहिए जिसमें वह अपने पेशे का चुनाव स्वयं कर सके। यहाँ प्रश्न नंबर 6 आता है आपका, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द यहाँ पर उचित प्रयोग करेंगे? आदर्श समाज के 3 तत्व स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता से भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। केवल स्त्रियों को ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने अपने समाज का आदर्श हिस्सा माना है। उनके आदर्श समाज में प्रत्येक बच्चे, युवा, लड़के, लड़कियां, पुरुष, स्त्री सबको समता का अधिकार दिया है। हर कोई स्वतंत्र है। समाज संविधान के अंदर जो अधिकार लिखे हैं उनके अंदर समता का अधिकार भी है। प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार दिया हुआ है। वह अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर सकता है, कोई व्यवसाय अपना सकता है, कहीं आ जा सकता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है ऐसे ही यहाँ पर समता का अधिकार भी दिया गया है। हर कोई स्वतंत्र है। समाज के प्रत्येक मनुष्य में परस्पर भाईचारा है और ये भाईचारे की भावना समता के आधार पर ही बनी रहती है। हर कोई बंधुत्व की भावना के बंधन में बंधा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य का भाईचारा दूध पानी के मिश्रण के समान है। जैसे दूध और पानी मिलकर अलग नहीं हो सकते, वैसे ही समता के अंदर परिवार या आपसी जो मेल मिलाप होता है, आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। प्रत्येक मनुष्य में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और इज्जत कायम रहती है और रखते हैं। उनके अंदर सम्मान का भाव होता है। समाज में इतना भाईचारा है कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होता रहता है। समाज के बहुविधि हितों में सबका हिस्सा है, सब उसकी रक्षा हेतु सजग हैं। यहाँ पर आपने इन क्वेश्चनों के आधार पर भी देखा, वैसे आपने इसका जो अभी सारांश सुना था, पढ़ा है, उसमें भी है कि समता का समत्व, समता का मतलब है एक दूसरे के अंदर समानता, समीपता, आपसी भाईचारा, मेल मिलाप। यहाँ किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। समता की परिभाषा है आपसी मेल जोल। अगर कोई चाह करके भी अलग होना चाहे तो तब भी समता के अधिकार में अलग नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये भावना होती है। यहाँ पर कहा भी धरती माता की वसुधैव कुटुम्बकम। यहाँ पर जितना भी कोई भी जाति हो, कोई वर्ण हो, कोई समाज हो, धरती माता के लिए सब बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ये पूरा परिवार है ये वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि जो वसुधा है उसका ही ये एक परिवार है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जीवन का जो मूल्य है वो समता के अंदर समाया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने समता को अधिक बल दिया है। समाज के बहुविधि हितों में
बहुविधि आयाम जो होते हैं, यहाँ पर सबका अधिकार है, चाहे वो नौकरी हो या कोई अपनी वर्ण व्यवस्था, कोई पूजा की व्यवस्था हो या अपना कोई भी कार्य हो, कोई अनुष्ठान हो, तो सबके अंदर सबको समानता का भागीदार बनाया गया है। क्योंकि समाज में बहुविधि हितों में सबका हिस्सा बराबर का होता है, सब उनकी रक्षा हेतु भी सजग होते हैं। यदि कहीं पर कहीं युद्ध हो या कोई लड़ाई झगड़ा छिड़ जाए तो तब भी एकता के बल पर ही बीच में जाकर के वहाँ पे उनका जो झगड़ा निपटाने की कोशिश करते हैं। यही एक समता का भाव और मन के अंदर संवेदना होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैं अभ्यास के प्रश्न आपको मैंने करवाए हैं, ये सभी प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर के फिर हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें।